हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। कि डिमांड क्या है और लॉ ऑफ डिमांड यानी डिमांड का क्या नियम है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो सबसे पहले अगर हम देखो बात ही करें तो डिमांड क्या है। तो डिमांड की अगर बात करें तो उससे पहले हमें उसके सिमिलर वर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सिमिलर वर्ड हमारे पास डिजायर, वांट और डिमांड। ठीक है। तो डिजायर क्या है? डिजायर वो चीज है जो जिसकी हम इच्छा तो करते हैं लेकिन हमारे पास मनी नहीं है उसको खरीदने के लिए, यानी पैसा नहीं है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो मेरी वो डिमांड बनेगी ही नहीं। वो सिर्फ मेरी क्या है? डिजायर डिजायर रह जाएगी। और वांट क्या होती है? यानी मेरे पास पैसे तो है और मैं वो चीज चाहता भी हूँ, लेकिन मैं अभी उसको उसको बाई नहीं करना चाह रहा। बस वो मेरी वांट तो है, लेकिन मैं उसको अभी खरीद नहीं सकता। यानी पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो उसको बोलेंगे हम वांट। ठीक है। अब डिमांड क्या है? डिमांड वो है कि भाई हमारे पास मनी भी हो और हमारी वांट भी हो, यानी इच्छा भी हो। तब ही हम उसको बोलेंगे कि वो हमारी डिमांड है। क्लियर है यहाँ पे? तब देखो, अगर मीनिंग की बात करें, desire is just a wishful thinking. If you desire to buy a color TV but do not have enough money with you, then this desire will remain to be a wishful thinking. It's not be called डिमांड। ये डिमांड नहीं है। हाँ, हमारी एक इच्छा है कि भाई हम कलर टीवी लेना चाहते हैं और बस हमारे पास पैसे नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो वो सिर्फ हमारी एक विशफुल थिंकिंग है, डिमांड नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। सेम एज इट इज ऐसे ही कहता है, इफ यू हैव मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन कलर टीवी, देन दिस डिजायर विल एट द बेस्ट बी कॉल्ड द वांट बट नॉट डिमांड। डिमांड नहीं है। तो अब डिमांड क्या है? डिमांड वो है कि भाई हमारे पास एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस ए प्राइस गिवन एट ए टाइम, यानी हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा भी हो और पर्टिकुलर टाइम भी हो। यानी उस चीज को हम खरीदना चाह रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कल परसों खरीदूंगा, नहीं है। इसी टाइम या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारे पास मनी भी है और उसको खरीदने की इच्छा भी है और हम उसको खरीदने पे रेडी है बिल्कुल। तभी हम बोलेंगे वो डिमांड है। ठीक है। इन इंडिकेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विल बी परचेज इट्स डिफरेंट प्राइस। ये अलग अलग भी हो सकता है प्राइस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके। डिमांड इज द क्वांटिटी दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये डिमांड है हमारे पास। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड वो है कि भाई हम उसको किसी भी पीरियड में उसको अल्टरनेट प्राइस पे हम खरीदने के लिए रेडी हैं। रेडी मतलब हमारे पास उतने पैसे भी हैं और हमारी इच्छा भी है, तो ही हम उसको डिमांड बोलेंगे। अब कहते हैं टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव डिमांडेड। क्वांटिटेटिव डिमांडेड का मतलब क्या है? कि कितनी क्वांटिटी में हम उस चीज को खरीद रहे हैं। वो quantitative with quantity demanded with the respect to a specific price is not actual purchase of the buyer, it's only an intended purchase or quantity that the consumer desire to buy। जितनी वो खरीदना चाह रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी। क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेगुलर बेसिस पे रहेगी वो, ये नहीं कि भाई एक बार खरीद ली बस उसके बाद नहीं। ठीक है। बट ए कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो का मतलब डेली बेसिस पे ऐसा खाता रहे, जैसे लाइक 2 आइसक्रीम पर डे, 100 ऑरेंज पर वीक, सो ऑन फ्लो दिस ये डिमांडेड रहती है हमारे पास। ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड यानी कितना हम उसको बाई करते हैं क्वांटिटी में, वो है। अब आता है हमारे पास डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है। डिमांड एक पर्टिकुलर हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे पास पर्टिकुलर क्वांटिटी हो गई कि भाई वो सारी हम कितनी उस चीज को क्वांटिटी के फॉर्मेट में खरीद रहे हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिमांड शेड्यूल या डिमांड करो। अब देखो, जो डिमांड शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल में क्या आएगा हमारे पास? एक टेबल रहेगी जिसमें हमारे पास रिलेशन रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का। ठीक है। Schedule is defined as the table which show the quantity of given commodity which an individual consumer will buy at a possible price at a given time। एक टाइम के ऊपर कि इन प्राइस पे इतनी इतनी चीज खरीदने के लिए रेडी है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इस पॉइंट पे, यानी इस टेबल का नाम हो जाएगा हमारे पास डिमांड शेड्यूल, कि भाई इस प्राइस पे वो इन चीजों को खरीदने के लिए रेडी है। अगर हम देखो
ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? अब वो तो ये तो देखो इंडिविजुअल था, है ना, इंडिविजुअल मतलब सिंगल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या आ जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज आ जाएगी, ठीक है, जैसे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड या मार्केट शेड्यूल, अगर टेबल की फॉर्मेट में है तो, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ में बना दें तो उसको बोलते हैं डिमांड करो। शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल की फॉर्मेट में डिमांड के और प्राइस के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, और डिमांड कर्व में क्या है कि हमें ग्राफ में उसको शो कर दे। बताओ यहां तक समझ में आया? वही, अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कराओ और मार्केट डिमांड कराओ। डिमांड कराओ की बात करें तो देखो, 4 पे वो इतनी क्वांटिटी बाई करता है, 3 प्राइस पे इतनी क्वांटिटी करता है, 2 पे इतनी और 4 पे इतनी। अगर इन सभी पॉइंटों को हम मर्ज कर दे और एक लाइन ड्रॉ कर दे तो वो क्या है? हमारा डिमांड करो, जिसको डी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ये हो गया डिमांड करो। ऐसे ही मार्केट का करव हो जाएगा। मार्केट के करव में क्या हो जाएगा? हमारे पास दो प्रोडक्ट है, दो टाइप के, जैसे ए की डिमांड करव ये है, बी का डिमांड करव ये है। अगर मार्केट का देखें तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशंस को अगर जोड़ दें तो वो हमारे पास मार्केट का डिमांड करव बन जाएगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड एंड डिमांड फंक्शंस, यानी डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, किस कौन कौन से फैक्टर है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिमांड करो बनता है, या डिमांड किस चीजों पे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ है तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। और इसको हम शो करते हैं क्या? वो ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एक्स प्रोडक्ट। एफ फॉर फंक्शंस ऑफ एक्स। पी फोर क्या है यहाँ पे? प्राइस ऑफ एक्स। पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट, और डब्ल्यू फॉर यहाँ पे कंज्यूमर की वेल्थ कितनी है, और ई फॉर एक्सपेक्टेशंस क्या है कंज्यूमर्स की। देखे तो हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये उनका मीनिंग है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम, टी फॉर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डब्ल्यू फॉर कंज्यूमर्स वेल्थ, ई फॉर कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। यानी इन इनके बेस पे हमारी मार्केट सॉरी हमारी डिमांड डिपेंड है ना। आप देखोगे कि डिमांड इन फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है। अगर इनमें कुछ कम ज्यादा होएगा तो डिमांड के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे ही। आपको अगर एग्जाम में ये कुछ ऐसा भी दिखे, फंक्शंस ऑफ डिमांड क्या है, तो ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, या ये जो वर्ड है वो यहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको आंसर दे देना है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स वर्क। वो अब कहता है कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं या ये जो फैक्टर्स हैं ये किस किस टाइप के हैं और ये कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले क्या कहता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी सबसे मेन जो फैक्टर है वो क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे इफेक्ट में डालता है डिमांड को, ठीक है। तो अब देखो, आपको सिंपल सा ये पता है, ये नॉर्मल रूल भी है कि जैसे जैसे प्राइस हाई होगा डिमांड हमारी कम होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, अगर सस्ती होगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। अब देखो, पहले प्राइस था ये और क्वांटिटी खरीद रहा था वो इतनी। अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया? P1, यानी यहाँ पे अब क्वांटिटी क्या हो गई? कम। तो हमारे पास ये डिमांड करो ऐसा बनेगा, ठीक है। प्राइस होगी कम तो वो डिमांड हो गई ज्यादा। क्लियर? प्राइस हो गया कम, डिमांड हो गई ज्यादा, तो इस वजह से हमारा डिमांड करो कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप, यानी डाउनवर्ड स्लोप का। तो ये क्या शो करता है? जो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कैसा रिलेशन शो करता है? नेगेटिव, है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल। बताओ यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? तो ये सिंपल सा हमारा रिलेशन रहता है डिमांड और प्राइस का। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो, एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस पे और डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, वो चीज यहाँ पे हम स्टडी करने वाली है। तब देखो, जो रिलेटेड गुड्स है वो दो तरह की हो सकती है। सबसे पहली सब्सटीट्यूशन गुड्स। सब्सटीट्यूशन गुड्स को बोलते हैं अल्टरनेटिव गुड्स, है ना। अल्टरनेटिव गुड्स। अल्टरनेटिव गुड्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई इसके साथ हमें एक और गुड्स लेनी मतलब ये गुड्स के अलावा हम दूसरी वाली जो गुड्स है ना वो ले सकते हैं। जैसे टी की जगह कॉफी हो जाएगी, है ना। या तो हम चाय पी ले या कॉफी पी ले या पेप्सी पी ले या कोक पी ले, यानी उसका अल्टरनेट है ये कि भाई अगर ये नहीं मिल रही तो हम ये पी लेंगे, अगर ये नहीं मिल रही तो ये पी लेंगे, या ये नहीं मिल रही तो ये ले लेंगे, ठीक है।
अब कहता है कि उसका डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो डिमांड का जो फर्क पड़ता है वो हमारे पास कैसा फर्क पड़ता है। अब देखो चाय के अगर प्राइस कम हो गए, सपोज करो चाय के प्राइस कम हो गए तो चाय की ही डिमांड बढ़ जाएगी, या कॉफी की कम हो जाएगी, ऐसा भी कह सकते हैं। या टी के प्राइस टी के प्राइस हाई हो गए, ठीक है, टी के प्राइस हाई हो गए तो कॉफी की भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टी के प्राइस ज्यादा हो गए तो चाय कोई नहीं पिएगा, कॉफी पिएंगे, तो कॉफी के प्राइस सॉरी कॉफी की डिमांड हाई हो जाएगी हमारे पास। अगर टी के प्राइस कम हो गए तो कॉफी की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। यानी रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स है जो उसके प्राइस का दूसरी गुड्स के डिमांड पे पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब एक के प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर एक के प्राइस हम कम करेंगे तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सी ये है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल टी के प्राइस अगर हम हाई कर देंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको समझते हैं, प्राइस ऑफ पेप्सी और प्राइस ऑफ कोक। मतलब अब देखो पी प्राइस था पेप्सी का, तो डिमांड थी हमारे पास ये, ठीक है। अब प्राइस हो गया P1, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी किसकी, कोक की। क्यों, क्योंकि इसके प्राइस हो गए ज्यादा, अब क्योंकि ये सस्ता है तो इसको पीने लगेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ दें तो कैसा रिलेशन आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन वाली डिमांड कर्व हमारे पास बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है उसका जो डिमांड फंक्शन है, जो डिमांड कर्व है वो कैसा रहता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमें लिखना है पॉजिटिव। क्लियर है। अब दूसरी आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक गुड्स के साथ साथ हम दूसरी गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, जैसे अगर समझे, यानी एक गुड्स का दूसरी गुड्स के प्राइस पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है, यानी वो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसके साथ साथ वो लेनी कंपलसरी है। ठीक है, जैसे हम कहें कि पेन और इंक का, इसमें मेन एग्जांपल है कार और पेट्रोल का। ठीक है, अब देखो अगर कार के प्राइस हाई हो गए, ठीक है, कार के प्राइस हाई हो गए तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कार के प्राइस हाई हो गए तो कार कम खरीदी जाएगी, कम खरीदी जाएगी तो कम पेट्रोल लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर कार के प्राइस डाउन हो गए तो देखो डाउन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या, सभी लोग कार खरीदेंगे, तो पेट्रोल के प्राइस क्या हो, सॉरी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है हमारे पास, जो जिसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट है कि उसके साथ वो मिलेगी, तो उसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी एक के प्राइस में अगर चेंज करेंगे, एक के चेंज पे अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन है। तो समझ में आ गया। अगर इसका डिमांड कर्व बनेगा तो कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का बनेगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप में देखते हैं हम प्राइस ऑफ पेन और प्राइस ऑफ इंक। अब देखो प्राइस ऑफ पेन अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड इंक की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा ये इंक खरीदना शुरू कर देंगे, वहां पे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सॉरी कम हो जाएगी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पहले देखो ये हमारे पी पे ये डिमांड थी, ठीक है, ये डिमांड थी। अब हमारे पास प्राइस हो गया ये, तो डिमांड हो गई कम, पहले से कम हो गई। तो अगर स्लोप देखेंगे तो डाउनवर्ड का स्लोप रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो कैसे डिमांड के ऊपर, या डिमांड के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है। जो डिमांड फंक्शंस का तीसरा जो पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो कैसे इफेक्ट में डालता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल जो गुड्स होती है, ओके, तीन तरह की गुड्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। नॉर्मल गुड्स पे, इंफीरियर गुड्स पे, नेसेसरी लाइफ की गुड्स या इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं जिनको। नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मल गुड्स है जिनके ऊपर मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो चीज उतनी ही खरीदी जाएगी। इन्फीरियर गुड्स क्या है कि इन्फीरियर गुड्स वो है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ना हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, यानी उसको हम कम खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है चटनी का यहाँ पे, है ना। अब देखो अगर हमारी लो इनकम है तो हम रोटी के साथ, चटनी के साथ, दाल के साथ खाना खा लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम और हाई होती जाएगी तब हमें शाही पनीर, मखनी, ये सब और चीजें टेस्टी लगने लगेगी, या हम उनको बिल्कुल ही कम कर देंगे, उनकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है,
यानी इनकम के साथ इनका कैसा रिलेशन है, इनकम के साथ इनका ऐसा रिलेशन है कि जैसे इनकम बढ़ेगी वो चीज कम हो जाएगी। नेसेसिटी ऑफ लाइफ और इनएक्सपेंसिव, यानी जैसे आटा हो गया, नमक हो गया, ठीक है, ये जो नेसेसरी की जो चीजें हैं उनकी डिमांड कैसी रहती है, उनकी एक इनकम जैसे बढ़ती जाएगी तो एक एक बार तो वो धीरे धीरे थोड़ी बढ़ेगी लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो एक आदमी नमक कितना ही खा ले, है ना, सॉरी, नमक की डिमांड उतनी ही रहेगी चाहे कितने ही पैसे कमा ले वो, ठीक है, एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगी वहां आके, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें तो नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन रहता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, है ना, तो पॉजिटिव रिलेशन रहेगा नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्या है, मैंने बताया आपको, जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम क्या देखते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि दाल का, कि हमारे पास कम इनकम है तो हम दाल रोटी खाएंगे, अगर हमारे पास इनकम और ज्यादा होगी तो दाल के अलावा और सब्जी खाने लग जाएंगे, है ना, यानी दाल कम हो जाएगी। rise in the consumer income and tends to be increased following fall is income, so there an inverse relationship between the income of the consumer and demand of commodity। यानी देखो क्या होता है इनकम थी जब हम वो चीज दाल इतनी खा रहे थे, ठीक है, जैसे ही हमारी इनकम यहाँ हो गई, है ना, अब हमारे पास करोड़ों रुपए हो गए तो हम दाल मखनी क्यों खाएंगे, हम पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाने लग जाएंगे, तो हमारे पास उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो यानी डिमांड कम हो गई यहाँ पे। समझ में आई? तो हमारे पास इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस सॉरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी डिमांड हमारी कम होती चली जाएगी इंफीरियर गुड्स के केस में। अब वो इंफीरियर गुड्स सबके लिए अलग अलग हो सकती है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप की गुड्स है लाइफ और इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव गुड नेसेसरी लाइफ की जो गुड्स है, जैसे साल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, है ना। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई तो कुछ कुछ क्वांटिटी तो बढ़ गई, है ना, ये वाली देखो यहाँ तक, और यहाँ तक ये बढ़ी, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद भाई जितना उतना ही तो नमक खाएंगे हम, उसके बाद चाहे इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ हो जाए, नमक तो हम बस इतना ही खाएंगे, इससे ज्यादा खाएंगे ही नहीं। तो नेसेसरी जो गुड्स है उसके केस में हमारे पास जो डिमांड करो बनेगा वो उल्टा एल शेप का बनेगा हमारे पास, ये इस शेप में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास तीन टाइप की जो इनकम की बात थी, सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रहेगा, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रहेगा, और इसमें एल शेप का रहेगा, अपोजिट एल शेप। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आता है फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि भाई देखो सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, सबके प्रेफरेंस भी अलग अलग हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर आइटम या गुड्स को ही खरीदेगा, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, ठीक है, या उसकी डिमांड कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फैशन क्लाइमेट के इसके बेस पे ही उस चीज को खरीदेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, कि कुछ भी हो सकता है कि कोई अपने हिसाब से कोई चीज खरीद रहा हो, किसी को कोई चीज बुरी लग रही हो तो वो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन। अब देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर है ना ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि आगे आगे होने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, यानी देखो अब प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि भाई आगे फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड अभी से ही, क्वांटिटी जो डिमांडेड है आज से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस गिरने वाले हैं किसी भी चीज के, किसी भी गुड्स के, तो आज से ही उसकी डिमांड भी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है ना। देखो ज्यादा पॉपुलेशन होएगी तो हमारे पास क्या है, डिमांड भी ज्यादा होएगी, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होएगी ना उतनी हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, उतनी चीजें ज्यादा कंज्यूम होगी। पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, सिंपल सा रिलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है कि लोगों के पास जो पैसा है वो किस किस वे में है। मैंने बताया ना, 80% लोगों के पास 20% पैसा है, 20% लोगों के पास 80% पैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो उस केस में हमारे पास जो लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड हाई हो जाएगी, यानी वो चीज ज्यादा खरीदी जाएगी, क्योंकि जो 80% जो पैसा है ना वो इन 20% लोगों के पास है,
ठीक है। तो वो जो 80% पैसा है वो सारा किस में खर्च होगा, लग्जरी आइटम्स में। तो लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ये रेशियो बराबर होता है, जितनी 100% पॉपुलेशन के पास 100% ही पैसा रहे, वैसे तो इनमें भी है, लेकिन हमारे पास कोई ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ना रहे कि भाई 50% लोगों के पास 50% पैसा है, 50 के पास 50, यानी पर्टिकुलर हर आदमी लगभग बराबर से ही उसमें है, जो पर कैपिटा इनकम है उतना ही पैसा उनके पास है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उतनी ही इनकम होगी जितनी की है। तो उस चीज में हमारे पास क्या, नेसेसिटी की ही गुड्स खरीदी जाएगी, लग्जरी आइटम नहीं खरीदी जाएंगी ज्यादा। क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यानी इनइक्वालिटी रहेगी, वहां पे लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड या मूवमेंट अलोंग विद डिमांड करो, शिफ्ट ऑफ द डिमांड करो। देखो अब ये क्या कहता है, ये बात करता है कि भाई जो डिमांड करो है ना, ये जो डिमांड करो है, इसके एक पॉइंट से हम एक तो इधर इस पॉइंट पे जाएं, है ना, या फिर ये डिमांड करो की बजाय हम एक ऊपर की तरफ डिमांड करो कर दे और एक नीचे की तरफ कर दे, है ना। दो तरह की बातें हो सकती है कि एक इस डिमांड करो से इस पॉइंट पे जाए या इससे इस पे जाए, या फिर इस डिमांड करो से हम इधर जाएं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है ना, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है। तो वो दोनों चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये सारे एक ही वर्ड है। मूवमेंट अलोंग डिमांड करो एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड करो क्या है। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो तो ये है कि डिमांड करो ही ऊपर और नीचे शिफ्ट हो गया, और मूवमेंट क्या है कि ये या तो नीचे चला गया या ऊपर चला गया। सिंपल, समझ में आ गया। अब हम इनको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या क्या है ये चीजें। सबसे पहले, ओके, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, यानी डिमांड करो के मूवमेंट की बात करें तो डिमांड करो ये है, और इसी पे मूवमेंट करें, या तो नीचे चले जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं, है ना। एक ही डिमांड करो पे मूवमेंट करें। तो मैंने बताया था ये नीचे क्वांटिटी रहती है ऊपर प्राइस रहता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, किसके किसके रिलेशन की बात आ गई, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की और प्राइस की। तो जो ये हमारे पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, चेंज इन प्राइस अलोन पे, यानी सिंगल प्राइस अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है या तो डिमांड नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। तो चेंज इन प्राइस से हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कोई फर्क आ रहा है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड बढ़ जाना। ठीक है। अब डिमांड कब बढ़ेगी, जब हमारे पास प्राइस डाउन आएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का घट जाना। अब डिमांड घटेगी कब, जब प्राइस क्या होगा, हाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। यानी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, प्राइस कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस हाई होएगा। ये वाली बात समझ में आ गया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या है, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होगा, फॉल इन प्राइस की वजह से, यानी प्राइस कम होएगा तो हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्लियर है। अगर इसको देखो हम शो करें तो पहले प्राइस कितना था, पांच, पांच पे क्वांटिटी थी एक, अब प्राइस हो गया एक और क्वांटिटी कितनी होगी, पांच, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो गया, फॉल इन प्राइस, पांच से एक हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे, फॉल इन प्राइस से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है। अब देखो पहले प्राइस कितना था, पांच, और क्वांटिटी थी एक, अब प्राइस क्या हो गया, एक, क्वांटिटी होगी पांच, है ना। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह का बनेगा कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है उसका जो कर्व रहता है, उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो कौन सी रहती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे की तरफ रहती है। कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का हमारे पास जो डायरेक्शन रहेगी इसको बोलेंगे डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है ना। किसकी वजह से, प्राइस के घटने की वजह से, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा तभी तो बढ़ेगी।
ठीक है, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड कम होना। अब डिमांड कम कैसे हो जाएगी, जब प्राइस हाई हो जाएगा तब। तो देखो अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले प्राइस कितना था, एक, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कितनी थी, पांच, प्राइस हो गया बढ़ के पांच, क्वांटिटी डिमांडेड होगी एक, तो क्या हो गया, राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमारे पास क्या होगा कि पहले प्राइस कितना था, एक, क्वांटिटी थी पांच, अब क्या हो गया, प्राइस पांच, क्वांटिटी हो गई एक, मतलब बी पॉइंट से ए की तरफ शिफ्ट हो गई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में, है ना, डिमांड घट गई। अब डिमांड घट गई तो यहाँ पे देखो नीचे मेन क्वांटिटी रहती है हमेशा, ये याद रखना, आपके पूरी इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगी। तो क्वांटिटी के ऊपर जो फर्क आ रहा है वो हम देखेंगे यहाँ से, बी पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, वहां बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बताओ यहाँ पे समझ में आ गया दोनों पॉइंट्स, यानी मूवमेंट हो रहा है हमारे पास किस पे, सिंगल डिमांड पे, डिमांड कर्व पे या डिमांड लाइन पे, ठीक है, या डिमांड कर्व पे, तो उसको बोलेंगे हम क्या, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी मानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सटेंशन हो सकता है और एक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एक्सटेंशन में ऊपर से नीचे की तरफ होगा, कॉन्ट्रैक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ होगा, बस ये याद रखना है आपको। अब दूसरा पॉइंट आता है शिफ्टिंग द डिमांड करो, मैंने बताया ना शिफ्ट करेंगे, अब डिमांड करो या तो ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है ना, शिफ्ट हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होगा, वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, वो किसकी वजह से होगा, इनकम की वजह से हो सकता है, टेस्ट की वजह से हो सकता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से हो सकता है, रिलेटेड गुड्स की वजह से हो सकता है, और फैक्टर है उनकी वजह से हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी ये प्राइस है, लेकिन हम क्या देखेंगे, प्राइस तो यहाँ है नहीं, अदर जो फैक्टर है वो आ जाएंगे यहाँ, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होएगा। ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। अब देखो इसमें दो चीज है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, लेफ्ट वर्ड, शिफ्ट इन द डिमांड कर, लेफ्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ। ये जो डिमांड करा था, अब देखो डिक्रीज इन डिमांड, ये जो डिमांड थी क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी है ना हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये कम कैसे हो जाएगी, जब ये यहाँ आ जाएगा, तो देखो अब वही इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, मतलब जो शिफ्ट हो गई हमारे पास डिमांड कर्व था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ का मतलब यहाँ पे जो डिमांड कर्व था पहले ये था, उसकी जगह नया डिमांड कर्व बन जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ऐसा क्यों होगा, सबसे पहला कारण डिक्रीज इन इनकम, इनकम कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि भाई हम कम क्वांटिटी में चीजें खरीदना शुरू करेंगे, कम चीजें ही खर्च कर पाएंगे, तो वहां पे डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फॉल इन प्राइस द सब्सटीट्यूशन गुड्स, अब देखो सब्सटीट्यूशन गुड्स के केस में क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव गुड्स, टी और कॉफी का एग्जांपल लेके चलते हैं, टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके प्राइस कम हो गए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए डिमांड कम हो जाएगी तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं कार का और पेट्रोल का, कार के प्राइस अगर हाई हो जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, अगर कार के प्राइस कम हो जाएंगे पेट्रोल की डिमांड हाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड कब हो रही है, जब कार के प्राइस हाई हो रहे हैं, राइज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि कई बार ये कह दे कि भाई ये कोरोना आ गया, महामारी आ गई, तो अब ठंडी चीजें मत खाओ, ठीक है, तो पेप्सी की और इनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज है, अनफेवरेबल चेंज आ जाए या टेस्ट या प्रेफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से। एक्सपेक्टेशन फॉल इन प्राइस, यानी हमें ये लगे कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, तो देखो फ्यूचर में अगर प्राइस कम होंगे तो आज से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिक्रीज कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सेम ये सभी पॉइंट अपोजिट्स में काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड या राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड करो, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है दोनों में डिफरेंस क्या है,
डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड में। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस में क्या है कि अदर फैक्टर्स जो काम करते हैं उनके बेस पे डिमांड करो अपनी पोजीशन से या तो ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नहीं सॉरी, ये तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जब प्राइस कम हो जाएगा तब एक्सटेंशन हो जाएगी, और इंक्रीज इन डिमांड कब होएगा, जब ये वाली चीज होएगी हमारे पास। ठीक है, कि भाई इंक्रीज इन इनकम होएगी, राइज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड होएगा, फॉल इन प्राइस होएगा, एक अनफेवरेबल चेंज रहेगा, एक्सपेक्टेशन राइज इन प्राइस रहेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, तब ये होगा। उन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन बनेगा आपका या तो ये बन सकता है कि भाई हम ये पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ठीक है, और अलोंग विद डिमांड कर्व में शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है, ओनली प्राइस की वजह से होती है। ठीक है, और अदर फैक्टर की वजह से हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर ये पूछ सकता है कि भाई डिक्रीज इन डिमांड कर्व किन कारणों से हो सकता है, इन कारणों से हो सकता है। इंक्रीज इन डिमांड कर्व किन कारणों से, इन कारणों से हो सकता है। ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर कहता है डिस्टिंक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना और डिक्रीज इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को कम कर रहे हैं, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या है कि डिमांड करो ही शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण वो ऊपर दिए गए हैं, वो चीज है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वो हमें फैक्टर याद रखने की किस किस की वजह से कैसे कैसा होता है। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। तो जनरली लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के ऊपर डिपेंड है। मेन जो फैक्टर है वो प्राइस है। अब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी। ठीक है, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड हाई होएगी, यानी नेगेटिव रिलेशन है, बस सिंपल ये ही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो जनरली समझे तो हमारे पास क्या है कि जब प्राइस 10 था तो डिमांड 100 की थी, 9 हुआ तो 150 हो गई, 8 हो गया तो 200 हो गई। अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। और डिमांड कर्व कैसा है, लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव स्लोप बना रहा है। ठीक है, यही डिमांड कर्व है यहाँ पे। ओके, ये वही हमारे पास डिमांड फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सारे फैक्टर हैं। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, मतलब ये नीचे की तरफ ही क्यों होता है, यानी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन ही क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण बताता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगर देखो मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, ठीक है, एक, तो मेरे को मान लो एक एप्पल खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं 2 एप्पल खा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर मैं 3 एप्पल खा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा और अच्छा लगेगा। 4 एप्पल खाऊंगा तो मेरे को 3 जैसी फीलिंग ही रहेगी, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 खाऊंगा तब मेरे को नेगेटिव सा होने लगेगा। 6 खाऊंगा तो मेरे को बिल्कुल ही बेकार लगेगा, और 7 खाऊंगा तो मेरे को कुछ लगेगा ही नहीं, मैं तो उल्टी और कर दूंगा। समझ रहे हो आप। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम एक एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, हमारी जो यूटिलिटी है, जो हमारे खाने की जो क्षमता है, यानी जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट पे तो बढ़ रही है, उसके बाद कम होती जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि वहां पे हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। जब एक्स्ट्रा लेने लग जाते हैं हम, तब हमें वो चीज बेकार लगने लग जाती है, इसलिए उसमें नेगेटिव रिलेशन आ जाता है। इस वजह से डिमांड करो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। क्लियर है यहाँ पे। ओके, ये चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। नेक्स्ट फिर कहता है इनकम इफेक्ट। अब देखो इनकम इफेक्ट में तो क्या था कि इनकम तो बढ़ती है हमारी ना, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। पीछे तो हमने यही रिलेशन पढ़ा था नॉर्मल गुड्स के केस में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई नेगेटिव क्यों है, तो वो बात करता है कि रियल इनकम जो हम खर्च कर रहे हैं, उस इनकम में इफेक्ट आता है इस वजह से। ठीक है, अब उसमें कैसे इफेक्ट आता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कहता है कि अगर 15 रुपए है आपके पास, आपकी 15 रुपए इनकम है एक दिन की, यू वांट टू बाई एप्पल, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं, और 15 रुपए आप तो कितने खरीदोगे, 3 किलो। सिंपल सी बात है भाई, है ना, 15 रुपए खर्च कर रहे हो तो 5 रुपए के हिसाब से 3 किलो एप्पल आ जाएंगे। ठीक है,
It mean with your fixed income 15 you can buy 3 kg of apples. In case the price of apple come down the 3 रुपये पर केजी, 3 रुपए पर केजी हो जाए, 5 से घट के हमारे पास प्राइस क्या हो जाए, 3 रुपए हो जाए। ठीक है, तो हम देन आफ्टर बाइंग 3 kg ऑफ एप्पल विल बी लेफ्ट विद 6 रुपए, यानी 6 रुपए सेव करके 3 किलो एप्पल लेके आ सकते हैं, तो 6 रुपए वहां बच जाएंगे। ठीक है, इट्स यूर रियल इनकम इन टर्म ऑफ एप्पल इंक्रीज, यानी रियल इनकम अब बढ़ गई हमारे पास। पहले 9 रुपए थी, अब वो 6 रुपए ही खर्च, सॉरी पहले तो हम 15 रुपए खर्च कर रहे थे ना 3 किलो एप्पल के लिए, अब 9 रुपए खर्च कर रहे हैं। 6 रुपए से हमारी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिंपल सी बात है ना, हमारी इनकम 6 रुपए से इंक्रीज हो गई। ठीक है, इट्स मे बी स्पेंड बाइंग 2 more kg, द फॉल इन द प्राइस कोज इंक्रीज इन द रियल इनकम एंड सो एक्सटेंशन इन डिमांड। इसकी वजह से हमारे पास डिमांड बढ़ने के और कारण हो जाते हैं कि भाई जैसे हमारी इनकम, जैसे रियल इनकम अब 6 रुपए एक्स्ट्रा हो गई, तो 2 किलो एप्पल और हम खरीद सकते हैं। ठीक है, वो 2 किलो और एप्पल खरीदना ही हमारे पास क्या है कि प्राइस कम होने की वजह से रियल इनकम वही है कि भाई 15 रुपए खर्च करने हैं, तो हम क्या 2 किलो और खरीद लेंगे, है ना, क्योंकि अब ज्यादा खाने लग जाएंगे, क्योंकि 5 तक तो हमारी लिमिट है कि भाई 5 किलो तक हम खा सकते हैं। क्लियर है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है जैसे प्राइस बढ़ेंगे। क्लियर है, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोप रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स रहेगी, अल्टरनेटिव गुड्स रहेगी, हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे टी के प्राइस कम हो जाते हैं, है ना, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि टी कम पीना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि सस्ती चीज जो है वो लेंगे, फिर कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड की तरफ होता है, क्योंकि इनमें नेगेटिव ये तो नेगेटिव रिलेशन हो गया ना, टी के प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं, टी के प्राइस अगर हाई हो गए तो कॉफी की डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। सॉरी, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी टी टी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉफी की डिमांड हाई हो जाएगी, है ना। उस वजह से हमारे पास जो रिलेटिव प्राइस है वो बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा डिमांड जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव रिलेशन रहेगा, क्योंकि इसकी तो डिमांड कम हो जाएगी ना। ठीक है, इसकी डिमांड तो बढ़ गई लेकिन इसकी कम हो जाएगी, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोप है। क्लियर है या नहीं आया समझ में ये? तो दोबारा से बता देता हूँ एक बार। सब्सटीट्यूशन गुड्स के केस में क्या है कि टी और कॉफी है, टी और कॉफी के केस में टी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन टी की तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। फिर टी कम पीना शुरू कर देंगे, टी कम पीना शुरू करेंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ने से वो कम हो गया, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ डिफरेंट यूज। अब देखो डिफरेंट यूज की वजह से भी डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे कि भाई जैसे देखो हम मिल्क है, अगर हमें मिल्क महंगा मिल रहा है 100 रुपए केजी के हिसाब से मान लो, तो हम सिर्फ मिल्क को पीने पीने में यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये 80 रुपए किलो हो जाए तो हम पीने में भी यूज करेंगे, चाय बनाने में भी यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज में काम करेंगे। अगर ये 50 रुपए किलो मिल जाए तो हम इसका दही भी बना लेंगे। ठीक है, और पीने में भी यूज करेंगे, खाने में भी यूज करेंगे, चाय में भी। अगर ये 40-30 रुपए किलो आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस से दूध भी पियेंगे, इससे दही भी जमा लेंगे, घी भी निकाल लेंगे, दही भी बना लेंगे, या पनीर भी बना लेंगे, यानी बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ ना उसके यूजेज भी बढ़ गए। अब यूजेज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो हमारा डिफरेंट यूज की वजह से नेगेटिव स्लोप की तरफ चला जाता है, कि प्राइस जैसे कम होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूज होंगे। ठीक है, या प्राइस हाई होंगे तो हम उसका कम यूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर है, तो इस वजह से भी डाउनवर्ड स्लोप रहता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सॉरी कंज्यूमर ग्रुप्स के केस में हमारे पास क्या है कि हम, अब देखो कि हम चीजें खरीदते हैं। ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उस चीज को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर एक जगह भीड़ लगी हुई है तो सभी वही चीज खरीदेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, वो वाला केस यहाँ पे इलिजिबल हो जाता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स लगे हुए हैं ना, उनके लिए वो चीज उनके लिए अच्छी रहती है, तो वो चीज वहां खरीदने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट,
अब पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड करो। यानी देखो वैसे तो नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोप रहता है, लेकिन कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ अपवाद है। अपवाद, ठीक है, कुछ अपवाद है जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो यानी देखो लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है तो उसका डिमांड करो कैसा होता है, अपवर्ड की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव स्लोप रहता है। नॉर्मल केस में तो नेगेटिव रहता है, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस रहेंगे उनके केस में कैसी रहेगी हमारे पास, अपवर्ड की तरफ उनका स्लोप रहेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि किस किस केस में रह सकता है। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलन गुड्स, ये वेबलन ने दिया था इसलिए वेबलन गुड्स पड़ा इसका नाम। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि वेबलन गुड्स में क्या आता है, तो वेबलन गुड्स में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आ सकते हैं, जैसे ज्वेलरी होगी, ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट हो गया, ग्रेट आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट डिस्टिंक्शन, ये सारी चीजें, डायमंड आ गया, जेम्स, कॉस्टली कारपेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें है ना हमारे पास। क्या है कि ये वेबलन गुड्स है, यानी ये जितनी कम होती है ना उतने इनके प्राइस ज्यादा होते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई जो कोई नूर का हीरा है वो एक ही है, लेकिन उसकी अगर देखो उसकी डिमांड कुछ भी नहीं, लेकिन उसके प्राइस बहुत ज्यादा है, उसको खरीदने वाले और ज्यादा ज्यादा लोग होते जा रहे हैं और उसके प्राइस और बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब उसकी डिमांड का कोई रिलेशन ही नहीं, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं ना, लोगों की इच्छा भी उतनी बढ़ती जा रही है कि उसको हम खरीदें, उसको खरीदें। क्लियर है, तो जितनी डिस्टिंक्शंस गुड्स होगी यानी डिफरेंट जो गुड होगी, यूनिक जो गुड्स है, उसके केस में जो डिमांड करो है वो अपवर्ड की तरफ रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे बस ये याद रख लेना। किसने दिया था, वेबलन गुड्स ने, और वेबलन जो इकोनॉमिक था उसने दिया था और उसके नाम से ही वेबलन गुड पड़ा। और ये कौन सी गुड्स होती है, जो डिस्टिंक्शंस आर्टिकल्स होते हैं, यूनिक आर्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। और लॉ ऑफ एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है इग्नोरेंस। अब देखो इग्नोरेंस का मतलब कि भाई हम लो क्वालिटी की कोई गुड्स है, ठीक है, तो हम सोचेंगे इसको कौन खरीदेगा। अब आपको देखा हो आपने कि रास्ते में कोई चीज पड़ी है, मान लो अब कोई 1 रुपए या 50 पैसे चलते नहीं, तो वो पड़े हैं तो उसको कोई उठाएगा ही नहीं, इग्नोरेंस है उसकी, कोई उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो उस चीज को कोई खरीदने वाला नहीं है, वहां लॉ ऑफ डिमांड का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप की जो गुड्स होती है वो। नेक्स्ट फिर आता है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स क्या है, इनफीरियर गुड्स ही होती है मेनली, लेकिन इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है, उस हिसाब से इनकी डिमांड कम होती चली जाती है। जैसे मैंने बताया बाजरा, है ना, बाजरा क्या है कि जैसे जैसे अगर नोर कम इनकम है तो हम बाजरा की रोटी खाएंगे, बाजरे का ही यूज करेंगे क्योंकि सस्ता मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम आ जाएगी तो हम गेहूं पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ज्यादा इनकम हो जाएगी गेहूं से बने तो मैदा के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये चीज है, तो गिफिन गुड्स की भी बोलते हैं, सर रॉबर्ट गिफिन ने इसका नाम दिया था, इस वजह से इसको हम एक्सेप्शनल ऑफ डिमांड कर बोलते हैं गिफिन गुड्स में। क्लियर है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन प्राइस, है ना, फ्यूचर में अगर प्राइस कम या ज्यादा हो रहे हैं तो उस वजह से भी हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेप्शनल फ्यूचर में ये लग रहा है कि वो इसके प्राइस हाई होंगे तो उसकी डिमांड आज से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। फ्यूचर में लगेगा कि इसके प्राइस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड फ्यूचर से अभी से ही कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करती है फोरकास्टिंग। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ये इनके नीचे आंसर दिए गए हैं। मेरे हिसाब से इनमें से ही आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।